गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तलपट से संबंधित प्रश्न को जो सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रश्न में आपको सबसे पहले जर्नल बनाना है। जर्नल के बाद लेजर अर्थात खाता बही में खतौनी करनी है और उसके बाद तलपट बनाना है चारों विधियों से। प्रश्न में मात्र 2 विधियों का उल्लेख है, हम लोग चारों विधियों से तलपट यहाँ पे बनाएंगे। तो आप लोग वैसे जानते ही हो, तलपट बनाने के पहले आपको जो भी प्रारंभिक लेखे की बही जर्नल बनानी पड़ती है। जर्नल की सहायता से खाता बही में खतौनी की जाती है और खाता बही की सहायता से ही चारों विधियों से तलपट बनता है। तो इस प्रकार का तलपट बनाने की प्रक्रिया रहती है। तो अभी सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। निम्नलिखित लेन देनों को अभिनव कुमार के जर्नल लेजर में लिखे, योग तथा शेष विधि से तलपट बनाइए। यह प्रश्न अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी व्यवहार जनवरी माह से संबंधित है। वर्ष है 2000। पहला व्यवहार है नगद से व्यापार आरंभ किया 40,000। उसके लिए प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से व्यापार प्रारंभ करने हेतु। जर्नल के नियम आप सभी जानते हो, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको जर्नल से संबंधित जो भी वीडियो है उसे देख लेना है। तो ये पहली प्रविष्टि हो गई है रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से 40,000 दोनों पक्षों में स्पष्टीकरण लिखना है व्यापार प्रारंभ करने हेतु। दूसरा व्यवहार जनवरी 3 का है, माल क्रय किया। माल क्रय करते हैं, कोई सूचना नहीं है तो इसे नगद माना जाता है। नगद क्रय हुआ है। नगद क्रय करते समय आपको प्रविष्टि लिखनी पड़ती है क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाते से दोनों पक्षों में 5,000 का उल्लेख रहेगा और स्पष्टीकरण लिखोगे माल नगद खरीदने हेतु। जनवरी 4 का व्यवहार है, बैंक में जमा किया 6,000 रुपया। बैंक में अगर जमा करते हो तो प्रविष्टि होती है बैंक खाता डेबिट, रोकड़ खाते से दोनों पक्षों में 6,000 रुपया लिखोगे। स्पष्टीकरण में बैंक में रुपया जमा करने हेतु करके लिखोगे। जनवरी 5 का अगला व्यवहार है माल बेचा। सिर्फ माल बेचा करके बोला गया है, इसलिए इसे नगद ही माना जाएगा और नगद माल बेचने के लिए आप प्रविष्टि करोगे रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाते से दोनों पक्षों में 2,000 रुपया 5 जनवरी माल नगद बेचने हेतु। इस प्रकार का स्पष्टीकरण लिखोगे। फिर जनवरी 8 सोनू को माल बेचा। सोनू करके व्यक्ति का नाम दिया है, इसलिए यह व्यवहार उधार है। उधार माल बेचे है तो प्रविष्टि होगी जनवरी 8 की सोनू डेबिट, विक्रय खाते से 1,000 दोनों पक्षों में। क्लियर। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण उसका लिखोगे माल उधार बेचने हेतु। जनवरी 8 के बाद है जनवरी 10 मशीन क्रय की। मशीन 4,000 रुपए की क्रय की है, उसके लिए प्रविष्टि होगी मशीन खाता डेबिट, रोकड़ खाते से मशीनरी खरीदने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। दोनों पक्षों में 4-4 हजार रुपया अमाउंट लिखोगे। फिर उसके बाद है 12 जनवरी सोनू से पूर्ण भुगतान में मिले 950। जब भी पूर्ण भुगतान करके आता है तो पूर्ण भुगतान मतलब कि बट्टे से संबंधित है। सोनू का व्यवहार 8 तारीख वाला देख लो। माल बेचा था आपने 1,000 और उससे आपको मिले हैं 950, अर्थात 1,000 और 950 का जो अंतर है उस अंतर को बट्टा माना जाएगा। पूर्ण भुगतान है, उधार नहीं रखेंगे आप और इसलिए बट्टा प्रभावित होगा। 12 तारीख का व्यवहार रहेगा रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट। सोनू से रोकड़ खाते के डेबिट में 950, बट्टा खाते के डेबिट में 50, सोनू से 1,000। इस प्रकार से जो सोनू से रकम प्राप्त होने तथा उसे छूट देने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। फिर 12 तारीख के बाद नेक्स्ट है 15 तारीख खुशबू से माल क्रय किया। खुशबू से अगर माल खरीदते हो तो यह उधार व्यवहार रहेगा। व्यक्ति का नाम क्लियर दिया है। उधार माल खरीदते हैं तो यहाँ प्रविष्टि करोगे जनवरी 15 की क्रय खाता डेबिट, खुशबू से 1,200 रुपया दोनों पक्षों में। स्पष्टीकरण रहेगा माल उधार खरीदने हेतु। फिर उसके बाद 15 तारीख के बाद 18 तारीख का व्यवहार दिया है बैंक से निकाले 500 रुपया। बैंक से रकम निकाली जाती है तो उस समय आपको प्रविष्टि लिखनी पड़ती है रोकड़ खाता डेबिट, बैंक खाते से। इस प्रकार की प्रविष्टि लिखोगे। दोनों पक्षों में 500 रुपया, बैंक से रुपया 500 रुपया निकाले हैं। स्पष्टीकरण लिखोगे बैंक से रुपया निकालने हेतु। फिर है जनवरी 20 का व्यवहार निजी प्रयोग हेतु 400 रुपए का माल व 1,000 रुपए नगद उठाए। निजी प्रयोग के लिए जो भी रकम या तो माल निकालते हैं उसके लिए आहरण खाता डेबिट किया जाता है। प्रविष्टि रहेगी आहरण खाता डेबिट और क्रय खाते से रोकड़ खाते से। जो भी माल का आहरण होता है उसको क्रय करके संबोधित करना पड़ता है, क्योंकि आपने वो माल खरीद के लाया था बेचने के उद्देश्य से, पर आप उसका उपयोग निजी प्रयोग के लिए कर रहे हो। इसलिए आहरण खाते के डेबिट में 1,400 रुपया आएगा, क्रय खाता के सामने 400 रुपया, रोकड़ खाते के सामने 1,000 रुपया लिखोगे। स्पष्टीकरण में लिखोगे माल एवं नगद का आहरण करने हेतु। तो इस प्रकार की जनवरी 20 की प्रविष्टि हो गई। फिर है 25 तारीख खुशबू को पूर्ण भुगतान में दिए 1,180 रुपए।
अभी खुशबू से आपने माल खरीदा था 15 तारीख को 1200 रुपए का, और उसको पूर्ण भुगतान में आपने 1180 रुपए दिया है। 1200 और 1180 का जो अंतर है वह 20 रुपए है। 20 रुपए आपको यहाँ पे छूट प्राप्त होगी। तो 25 तारीख का व्यवहार जो रहेगा, पूर्ण भुगतान है, हिसाब पूर्ण करना है, इसलिए 25 तारीख के व्यवहार में लिखोगे खुशबू डेबिट रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। 1200 रुपया खुशबू के डेबिट में लिखोगे, रोकड़ के सामने 1180 लिखोगे, बट्टे के सामने 20 रुपया लिखोगे, और खुशबू को रकम चुकाने एवं छूट प्राप्त करने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। फिर नेक्स्ट व्यवहार है 28 तारीख, सोनू को माल बेचा। सोनू को माल बेचते हो तो ये उधार माल बेचा रहेगा। इस प्रकार का व्यवहार पहले भी आ चुका था। तो सोनू को माल बेचने की प्रविष्टि होगी सोनू डेबिट विक्रय खाते से 400 रुपया 28 तारीख। ठीक है, माल उधार बेचने हेतु दोनों पक्षों में 400 रुपया। फिर आगे दिया है 31 जनवरी, किराया दिया व्यय चुकाते हैं तो व्यय का खाता डेबिट होता है, इसलिए वहां पे प्रविष्टि होगी किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से दोनों पक्षों में 600 रुपया किराया चुकाने हेतु। इस प्रकार से सभी व्यवहार जनवरी 1 से 31 तक जो भी व्यवहार दिए थे उन सभी की प्रविष्टियां कर चुके हैं। जर्नल का योग आ चुका है 64,300। अभी उसके बाद आपको एक एक खाता तैयार करना है। जो भी सबसे पहला जो व्यवहार था उस व्यवहार में रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से हो चुका था, अर्थात यहाँ पे अपने जो खाते बनेंगे, सबसे पहला खाता बनेगा रोकड़ खाता। रोकड़ खाता बनाने के लिए खाता बही बनानी है। खाता बही के लिए टोटल 8 कॉलम रहते हैं, डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम, तिथि विवरण जर्नल पृष्ठ राशि, तिथि विवरण जर्नल पृष्ठ राशि बराबर सिंबल लिखना है। डेबिट में DR और क्रेडिट में CR करके लिख लेना है। अभी रोकड़ खाता बनाएंगे। खाता बनाने के भी नियम आप लोग जानते हैं। जो भी खाता आप बना रहे हो उस नाम पे जाना है, उस शीर्षक पे जाना है, और वह खाते का नाम जिस पक्ष में है उसी पक्ष में आकर आपको तिथि लिखनी है, और उसके विपरीत पक्ष में जो नाम है उन नामों की एंट्री आपको करनी है। जैसे कि रोकड़ खाता बना रहे, पहले व्यवहार में रोकड़ खाता डेबिट है, इसलिए रोकड़ खाते के डेबिट में आप डेट लिख लोगे वर्ष 2000 जनवरी 1, और विपरीत पक्ष वहां पे था पहले प्रविष्टि में पूंजी खाते से, इसलिए पूंजी खाते से करके 40,000 रुपया रोकड़ के सामने की रकम लिख लेना है। फिर 3 जनवरी रोकड़ वहां पे क्रेडिट में दिख रही है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में जाकर 3 जनवरी लिखोगे, और वहां पे उस प्रविष्टि में 3 जनवरी के प्रविष्टि में रोकड़ का विपरीत था क्रय खाते को करके लिखोगे। ये हो गया दूसरा 3 जनवरी का व्यवहार, यहाँ पे प्रभावित हो गया। 4 जनवरी के व्यवहार में बैंक से रुपए निकालते समय प्रविष्टि हो चुकी थी बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, यहाँ पे रोकड़ क्रेडिट में है, क्रेडिट में प्रभाव पड़ेगा बैंक खाते को करके लिखोगे 6,000 रुपया। उसके बाद 5 जनवरी रोकड़ खाता डेबिट था विक्रय खाते से, इसलिए डेबिट पक्ष में विक्रय खाते से लिखते हुए 2,000 रुपया लिखोगे। फिर 8 जनवरी में रोकड़ नहीं है, 10 जनवरी में रोकड़ का उल्लेख है, इसलिए 10 जनवरी की एंट्री रोकड़ खाते में जाएगी। रोकड़ खाते से करके वहां पे दिख रहा है मशीन खाता डेबिट है, इसलिए जनवरी 10 क्रेडिट में लिखोगे मशीन खाते को। फिर है 12 जनवरी का व्यवहार जो दिया था उसमें रोकड़ खाता डेबिट है, बट्टा खाता भी डेबिट है, सोनू से करके प्रविष्टि हो चुकी है। यहाँ पे रोकड़ खाता डेबिट है, इसलिए डेबिट में आप लिखोगे जनवरी 12, विपरीत नाम वहां पे सोनू है, क्रेडिट वाला नाम, तो सोनू से करके लिखोगे, परंतु रोकड़ के सामने की ही रकम लिखोगे, सोनू के सामने की रकम नहीं लिखोगे, क्योंकि रोकड़ खाता बना रहे हैं हम लोग, सोनू का खाता नहीं बना रहे हैं, इसलिए रोकड़ के सामने की रकम 950 रुपया लिखोगे। फिर उसके बाद जनवरी 15 में रोकड़ का उल्लेख नहीं है, यह व्यवहार नहीं आएगा रोकड़ खाते में। जनवरी 18 बैंक से रुपए निकालने के लिए जो प्रविष्टि हो चुकी थी उसमें रोकड़ खाता डेबिट है, इसलिए रोकड़ खाते के डेबिट में बैंक खाते से करके लिखोगे 500 रुपया। ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 20 वाले व्यवहार में आहरण खाता डेबिट क्रय खाते से और रोकड़ खाते से करके प्रविष्टि हो गई, वहां पे रोकड़ क्रेडिट में है, इसलिए रोकड़ खाते के क्रेडिट में जाकर आप जनवरी 20 लिखोगे और आहरण खाते को लिखोगे और रोकड़ के सामने की ही रकम लिखोगे, आहरण के सामने की रकम नहीं लिखोगे, क्योंकि हम आहरण खाता नहीं बना रहे, रोकड़ खाता बना रहे, इसलिए रोकड़ के आगे की ही रकम आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आहरण खाते को करके 1,000 रुपया लिखोगे। फिर 25 तारीख का व्यवहार खुशबू डेबिट रोकड़ खाते से बट्टा खाते से ऐसे व्यवहार दिख रहा है, रोकड़ क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में आपको 25 जनवरी लिख लेना है।
खुशबू को विपरीत नाम डेबिट वाला खुशबू थी, इसलिए खुशबू को करके लिख लेना है। और रोकड़ के सामने की ही रकम लिखनी है 1180 रुपया। खुशबू के सामने की रकम नहीं लिखनी है। खुशबू के सामने की रकम खुशबू के खाते में आएगी। अभी रोकड़ खाता बन रहा है, इसलिए रोकड़ के सामने की रकम वहां पे लिखनी है 1180 रुपया। और फिर आगे है 28 तारीख का व्यवहार, जिसमें रोकड़ का उल्लेख नहीं आया है। और 31 जनवरी का लास्ट व्यवहार है, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से। उस व्यवहार में रोकड़ क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में 31 जनवरी, किराया खाते को करके लिखते हुए आपको ये जो 600 रुपया लिखना है। फिर यह खतौनी हो चुकी है, अभी खाते को बंद करना है। डेबिट योग क्रेडिट योग देख लेना है कितना है। तो डेबिट योग है 43,450। क्रेडिट का योग, क्योंकि योग विधि से भी तलपट बनाना है, इसलिए दोनों खातों का योग शेष निकालने के पहले का भी देखना है। सभी खातों का योग आपको देखना है, दोनों पक्षों का। डेबिट का योग कितना, क्रेडिट का योग कितना, क्योंकि ये यहाँ पे हम चारों विधियों से तलपट बनाएंगे, जिसमें योग विधि भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो डेबिट का योग है 43,450, क्रेडिट का योग आ रहा है 17,780। अंतर निकालते हैं तो आंसर है 25,670। इसे शेष लेगा करके लिखेंगे। और टोटल क्लोज करने के बाद, टोटल को बंद करने के बाद यह शेष, ये सभी व्यवहार जनवरी माह के थे, फरवरी माह में इस शेष को लागा करके डेबिट पक्ष में लिखोगे। रोकड़ खाते का शेष सदैव डेबिट है। और योग देख लिए है, डेबिट का योग 43,450 है, क्रेडिट का योग 17,780 है। तो इस प्रकार से ये खाता बन चुका है। उसी प्रकार से अलग अलग खाते आपको बनाने हैं, तो उन सभी को अभी यहाँ पे समझाएंगे नहीं। आपको वैसे खाता बनाने के नियम अभी पता चल गए हैं। और पहले से खाता बही का लेसन पढ़ते समय भी हमने खाता कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखा था। तो जर्नल अगर आता है, जर्नल में प्रविष्टि सही है, तो खाता कौन सा खाता बना रहे हैं, तो वह खाता कौन से स्थान पे है, डेबिट में कि क्रेडिट में है, तो उसी स्थान पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। और वह खाता जिस पक्ष में है उसी पक्ष में जाकर विपरीत नाम से प्रविष्टि आपको खतौनी में, खाता बही में खतौनी के लिए लिखनी पड़ती है। तो ये रोकड़ खाता समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का खाता पूंजी खाता बनेगा। तीसरे नंबर का खाता क्रय खाता बनेगा। चौथे नंबर पे बैंक खाता। पांचवें नंबर पे विक्रय खाता। छठवें नंबर पे सोनू का खाता बनेगा। व्यक्ति के नाम के आगे खाता शब्द डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए सोनू का खाता या तो सोनू का व्यक्तिगत खाता करके शब्द जोड़ोगे। ज्यादा लिखना नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए सिर्फ नाम ही लिखोगे, ठीक है। खाता शब्द व्यक्ति के सामने नहीं जोड़ोगे। तो इस प्रकार से छठवां खाता बनेगा। सातवें नंबर पे खाता बनेगा मशीन खाता। आठवें नंबर पे रहेगा बट्टा खाता। 9वें नंबर पे खुशबू का खाता है, खुशबू का व्यक्तिगत खाता है तो सिर्फ खुशबू करके हेडिंग लिखोगे। 10वें नंबर पे आहरण खाता। 11वें नंबर पे किराया खाता। इस प्रकार से टोटल इस प्रश्न में 11 खाते बनने वाले हैं। यह 11 खाते, इन खातों का योग भी देख लेना है और शेष भी निकाल के रख देना है। यह योग एवं शेष अगर आप सही लिखते हो तभी आपको तलपट बनाना आसान हो जाएगा। अभी 11 खाते बन चुके हैं। आपके जर्नल के आधार पे आपने टोटल 11 खाते बनाए हैं। कोई भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। जो शब्द दिख रहा है उन सभी शब्दों के लिए, जो भी नया शब्द दिखेगा उन शब्दों के लिए खाता बनना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से टोटल 11 खाते बन चुके हैं। अभी बारी है तलपट बनाने की। सबसे पहले हम बनाते हैं योग विधि के द्वारा तलपट। तो योग विधि के द्वारा तलपट देख लो किस प्रकार से बनेगा। तो सभी खाते आपने बनाए थे, तो सबसे पहले कॉलम्स तैयार कर लोगे। तलपट योग विधि द्वारा करके हेडिंग लिखोगे दिनांक 31 जनवरी का, क्योंकि वही माह के अंत में या तो वर्ष के अंत में ही तलपट बनाया जाता है। विशिष्ट तिथि को, निर्धारित तिथि को बनाया जाता है। आपने टोटल 11 खाते बनाए थे, इसलिए क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे करके 11 पॉइंट लिख लेना, एक के नीचे एक। खातों के नाम में पहला रोकड़ खाता, पूंजी खाता, क्रय खाता, बैंक खाता, विक्रय खाता, सोनू, मशीन, बट्टा, खुशबू, आहरण, किराया, ऐसे टोटल 11 खाते बन चुके थे। और तीसरा कॉलम खाता पृष्ठ का है। चौथे नंबर पे डेबिट योग और 5वें नंबर पे क्रेडिट योग है। अभी रोकड़ खाता बनाए थे तो उसमें आपने देख लिया था। रोकड़ खाते का डेबिट का योग 43,450 था, क्रेडिट का योग 17,780 था, उसे लिख लोगे। पूंजी खाता में डेबिट के कोई योग नहीं था, शेष को योग नहीं बोला जाता, तो डेबिट में कुछ योग नहीं था, क्रेडिट में ही 40,000 का योग था।
क्रय खाता बनाओगे तो 6,200 डेबिट में योग है और क्रेडिट में 400 है। बैंक खाता बनाओगे तो 6,000 रुपया डेबिट में है, 500 रुपया क्रेडिट में है। विक्रय खाता बनाओगे तो डेबिट में कुछ नहीं था और क्रेडिट में 3,400 था। सोनू का खाता बनाओगे तो डेबिट का योग 1,400 रुपया है, क्रेडिट का 1,000 है। मशीन खाता बनाओगे तो डेबिट का योग 4,000 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। बट्टा खाता बनाओगे तो डेबिट में 50 रुपये दिखेगा, क्रेडिट में 20 रुपया दिखेगा। खुशबू का खाता बनाओगे तो दोनों पक्षों का योग समान दिखेगा, 1200। आहरण खाता बनाओगे तो डेबिट में 1,400 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। किराया खाता बनाओगे तो डेबिट में 600 है। इस प्रकार से सभी खाते बनाए थे। किराया खाते में क्रेडिट में कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से जो भी पक्ष का योग जितना जितना आया था उतना उतना आपने वहां पे लिख लिया है और उसका योग देखेंगे। अगर जर्नल सही है, खतौनी सही किए हो, योग बराबर टोटल करने में कोई गलती नहीं किए हो तो बराबर तलपट का योग समान आएगा। तो तलपट में दोनों पक्षों का योग, डेबिट योग और क्रेडिट योग, इनका अगर जोड़ करते हैं तो टोटल आएगी 64,300। ये हो चुकी है पहली विधि योग विधि के द्वारा। तो इस प्रकार से यह तलपट योग विधि के द्वारा बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर की विधि जो है शेष विधि है। तो तलपट अभी शेष विधि से बनाएंगे। प्रत्येक खाता बनाते समय, खाते में खतौनी करते समय आपको पहले तो व्यवहारों को, सभी व्यवहारों को जो व्यवहार उससे संबंधित है उन व्यवहारों को उस खाता बही में लिखनी पड़ती है, खाते में लिखना पड़ता है। और उसके बाद दोनों पक्षों का योग समान करते हुए जो भी अंतर है उस अंतर को निकालना पड़ता है, उसी अंतर को शेष करके बोलते हैं। तो हमने सभी खाते बनाए थे। अभी इन सभी का शेष भी निकाला जा चुका है। जहां पे शेष लागा करके आपने लिखा है, जो भी 1 फरवरी वाला शेष लागा जिस पक्ष में है उसी पक्ष में आपको उस खाते का वह शेष है करके समझना है। और बराबर डेबिट शेष है कि क्रेडिट शेष है उसको फिर लिखना है। तो वैसे ही कॉलम्स बनेंगे, क्रमांक, खातों के नाम, खाता पृष्ठ, विकलन शेष, समाकलन शेष, या तो डेबिट शेष, क्रेडिट शेष ऐसे लिख लेना, क्योंकि विकलन को डेबिट बोलते हैं, समाकलन को क्रेडिट बोलते हैं। रोकड़ खाते का शेष डेबिट था, डेबिट कॉलम में 25,670 लिखोगे, क्रेडिट में डैश कर दोगे। पूंजी खाते का शेष क्रेडिट में था 40,000 रुपया, डेबिट में डैश रहेगा। क्रय खाता डेबिट में शेष है 5,800, क्रेडिट में नहीं। और बैंक खाता 5,500 रुपये डेबिट शेष है, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट में डैश। विक्रय खाता डेबिट में डैश रहेगा, क्रेडिट शेष है उसका 3,400। सोनू का खाता 400 रुपये शेष है, डेबिट, क्रेडिट में नहीं है कुछ। 7वां मशीन खाता 4,000 रुपये शेष है, क्रेडिट में डैश कर देना। और बट्टा खाता 30 रुपये शेष है, डेबिट, क्रेडिट में नहीं है। और खुशबू है, कोई दोनों पक्ष इसके समान है, कोई शेष नहीं है। फिर है आहरण खाता 1,400 रुपये शेष है, क्रेडिट में नहीं शेष। और किराया खाता डेबिट शेष है 600 रुपया। तो किसी भी खाते का कोई एक पक्ष का ही शेष होता है, डेबिट शेष या तो क्रेडिट शेष, और उसी को बनाने के लिए आपने सभी खाते बना लिए हैं और उन खातों के ही आधार पे कौन से खाते का क्या शेष है उस पर ध्यान देते हुए आपने ये जो शेष विधि से तलपट तैयार किया है। शेष विधि में भी दोनों पक्षों का योग समान आना चाहिए। अगर आपने अंतर निकालने में कोई गलती नहीं की है, शेष निकालने में कोई गलती नहीं की है, तो तलपट की ये जो शेष विधि से भी दोनों पक्ष एक समान दिखेंगे, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली का नियम आपने जाना है, समझ लिए हो। दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल जो भी आप बनाते हो तो दोनों पक्षों पे एक समान प्रभाव होता है उस जर्नल में किसी भी व्यवहार का, और उसी व्यवहार के आधार पे खाता बही में खतौनी करने के बाद भी जो भी शेष निकालोगे या तो योग करोगे तो उसका भी प्रभाव दोनों पक्षों में समान दिखेगा। और इसीलिए तलपट में भी शेष विधि से करो या तो योग विधि से तलपट बनाओ, दोनों पक्षों का योग समान दिखेगा। तो शेष विधि के द्वारा तलपट का आपका आंसर आएगा 43,400 रुपया। तो इस प्रकार से ये शेष विधि हो गई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की विधि है योग एवं शेष विधि। तो योग एवं शेष विधि में पहली एवं दूसरी विधि को जोड़कर ही कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो टोटल कॉलम यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो पहला क्रमांक, खातों के नाम, खाता पृष्ठ, पहले योग विधि, डेबिट योग, क्रेडिट योग, ऐसे 2 कॉलम। उसके बाद शेष विधि के लिए डेबिट शेष, क्रेडिट शेष। तो इस प्रकार से कॉलम्स तैयार करोगे। और अभी यहाँ पे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। खातों की सूची वैसे ही लिखोगे, 1 से 11 तक के खातों के नाम लिखोगे। डेबिट योग, क्रेडिट योग, जो जो योग था उसको योग वाले कॉलम्स में लिखोगे। और शेष वाले कॉलम में जो भी आपने सेकंड विधि लिखी थी, रोकड़ खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष, ये सभी वहां पे आपको लिखना है। किसी भी खाते का एक पक्ष का ही शेष रहता है, दूसरे पक्ष में वो खाली रहता है, ठीक है, कॉलम डैश रहता है। तो इस प्रकार से तलपट तीसरी विधि से बनेगा। शुरू के 2 कॉलम का योग 64,300 और आखिरी के 2 कॉलम का योग 43,400।
400 रुपया दिखेगा। ये रहेगी योग एवं शेष विधि। पहली एवं दूसरी विधि का मिश्रित स्वरूप है ये योग एवं शेष विधि। और फिर चौथी विधि है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। अभी इसमें आपने टोटल 11 खाते बनाए थे। 11 खातों में मात्र एक खाता ऐसे था खुशबू का, उसमें दोनों पक्षों का योग समान आ चुका था और इसीलिए खुशबू का नाम यहाँ पे इस तलपट की सूची में नहीं दिखाओगे। टोटल 1 से लेकर 10 तक के नाम लिखोगे, अर्थात रोकड़ खाता, पूंजी खाता, क्रय खाता, बैंक खाता, विक्रय खाता, सोनू, मशीन, बट्टा, आहरण और किराया। इस प्रकार से 10 खातों के नाम एक के नीचे एक लिखोगे और उनका जो भी डेबिट योग था, क्रेडिट योग था, उसी को वहां पे लिखोगे। योग विधि में ये पता चला ही है आपको, एक एक खाते का योग कितना है, डेबिट वाला क्रेडिट वाला, उसको लिखोगे। खुशबू के कॉलम के दोनों भी पक्ष एक समान थे खुशबू के खाते के, इसलिए उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। और आपका ये जो विधि है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि, इसमें आपके तलपट का योग आएगा 63,100। टोटल सिर्फ 10 खातों की सूची यहाँ पे एक के नीचे एक उनके नाम लिखोगे और इस प्रकार से चौथे नंबर का जो भी विधि है अपनी तलपट की वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो इसी प्रकार से तलपट बनाया जाता है। तो ये सभी ऐसे ही प्रश्न जो है प्रोजेक्ट में आपको पूछे जाएंगे। अगला जो भी वार्षिक परीक्षा का प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें आपको जर्नल बनाने के लिए बोला जाएगा, जर्नल के आधार पे लेजर बनाने के लिए बोला जाएगा, खाते में खतौनी करने की सूचना दी जाएगी, उसके आधार पे तलपट बनाने के लिए बोला जाएगा चारों विधियों से। और तलपट बनाने के बाद ही अगला जो चरण होता है वो अंतिम खाते बनाने का चरण होता है, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो वह सभी चरण आपको प्रोजेक्ट में पूछे जाएंगे और इसलिए इस प्रश्न को सही ढंग से आपको लिख लेना है। जब तक ये प्रोसेस, एक प्रक्रिया जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आगे के चरणों में भी आपको मुश्किलें जाएगी और इसीलिए इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लेना है। डेबिट होने वाले खातों की सूची, क्रेडिट होने वाले खातों की सूची को ठीक से ध्यान देना है ताकि आप अगला चरण आप सही ढंग से संपन्न कर सकें।